स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है शनिवार 28 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बिहार में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव के प्रमुख चेहरा होने को लेकर के कोई असमंजस्य और विवाद नहीं है। उन्होंने कहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव में विपक्ष गठबंधन के जीतने पर सबसे बड़े घटक दल के रूप में आरजेडी का नेता ही स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये भी कहा है कि चुनाव में मुद्दे महत्वपूर्ण है, लेकिन एक साजिश के तहत इनसे ध्यान भटकाने के लिए बार बार चेहरे की बात की जा रही है। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर नवंबर में होने की संभावना है और महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने भी अब कह दिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। कन्हैया कुमार ने कहा है कि मेरे ख्याल से पिछली बार भी बदलाव का माहौल था। साथ ही साथ कन्हैया कुमार ने कहा है कि मेरे ख्याल से पिछली बार भी बदलाव का माहौल था, थोड़े अंतर से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। जब पिछले 5 वर्षों से बिहार की जो स्थिति है उससे लगता है कि बदलाव की बयार पहले से ज्यादा मजबूत है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव और फिर बिहार के सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के सी वोटर की ओर से जून के तीसरे हफ्ते में सर्वे किया गया, जहां उसका रिजल्ट आ चुका है। सी वोटर के सर्वे सरवा यशवंत देशमुख ने कहा है कि कुल मिलाकर के नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से हर हाल में ज्यादा है। नीतीश कुमार के परसेंटेज को देखा जाए तो उनके ज्यादा नंबर उन्हीं के गठबंधन के साथियों के पास है, जहां उसे यदि आप साथ लेकर के देखेंगे तो तेजस्वी यादव से वह ज्यादा होगा। जब वहीं पर दूसरी ओर सर्वे के आंकड़े पर गौर करें तो फिर उसमें जून के तीसरे हफ्ते में किए गए सर्वे के मुताबिक पसंदीदा मुख्यमंत्री के रूप में 34.6% लोगों की पसंद तेजस्वी यादव है। पर दूसरी ओर 17.7% लोगों की पसंद नीतीश कुमार है। जब प्रशांत किशोर को पसंदीदा मुख्यमंत्री के रूप में 18.2% लोगों ने पसंद किया है। वहीं पर चिराग पासवान को 9.9% लोगों ने पसंद किया है। वहीं पर सम्राट चौधरी को 9.6% लोगों ने पसंद किया है। वहीं पर सी वोटर के प्रमुख यशवंत देशमुख ने एक परिचर्चा के दौरान माना है कि नीतीश कुमार के सहयोगी दलों की जो लोग हैं उनके आंकड़ों को यदि मिला दिया जाए तो फिर नीतीश कुमार आज भी नंबर 1 है। वहीं पर बिहार का पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन के फरवरी वाले किए गए आंकड़े में 18.4% लोगों ने सीएम नीतीश कुमार को पसंद किया था, जब वहीं पर अप्रैल में वाले सर्वे में 15.4% लोगों ने पसंद किया। वहीं पर जून के पहले सप्ताह वाले सर्वे में नीतीश कुमार को 18.4% लोगों ने पसंद किया है, जब वहीं पर जून के तीसरे हफ्ते के वाले सर्वे में 17.4% लोगों ने पसंद किया है। वहीं पर तेजस्वी यादव के आंकड़े पर विचार करें तो फिर फरवरी के सर्वे में 40.6% लोगों ने पसंद किया, अप्रैल के सर्वे में 35.5% लोगों ने पसंद किया, जून के पहले सप्ताह में 36.9% लोगों ने पसंद किया है। दोस्तों लाखों लोगों के वोटिंग का हक छीनने का खतरा मंडरा रहा है बिहार में, खास करके क्योंकि वोटर लिस्ट की गहन जांच पर कांग्रेस का विरोध सामने आया है। दरअसल बात यह है कि कांग्रेस ने बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में से पहले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध करते हुए कहा कि इससे राज्य मशीनरी का उपयोग करके मतदाताओं के जानबूझ करके सूची से बाहर होने का जोखिम है। यह कांग्रेस के नेताओं और फिर विशेषज्ञों के सशक्त कार्रवाई समूह ने एक बयान में कहा है कि निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूचियों का ये पुनरीक्षण ऐसा इलाज है जो बीमारी से भी बदतर है। वहीं पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर बयान शेयर किया है। बयान में नेताओं ने कहा है कि बिहार और कुछ अन्य राज्यों में संशोधन की कवायद करके निर्वाचन आयोग ने स्वीकार किया है कि मतदाता सूचियों में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं पर कांग्रेस ने कहा है कि गठबंधन का मतलब है कि चुनाव आयोग बिहार में हर घर का दौरा करेगा और फिर पहचान और फिर आवासीय दस्तावेज के सत्यापन के बाद हर पात्र मतदाता को फिर से नामांकित करेगा। दोस्तों मुहर्रम आने वाली है तो मुहर्रम से जुड़ी हुई ये खबर आपको दे रहे हैं कि मुहर्रम में कुछ मुसलमान हैं जो मछली नहीं खाते हैं। अब सवाल है कि आखिर क्यों और इसके पीछे का कारण क्या है। तो आपको बता दूं कि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मुहर्रम के 10वें दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाती इमाम हुसैन के 72 साथियों की करबला में शहादत हुई थी, इसीलिए इस महीने के 10वें दिन मातम मनाया जाता है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस निकालते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मुहर्रम में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग मछली नहीं खाते हैं।
यह बात आपको अजीब जरूर लगेगी, लेकिन बहुत से मुस्लिम मुहर्रम के महीने में मछली और कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से परहेज करते हैं। चलिए आपको इसके कारण बताते हैं। दरअसल सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि इस्लाम में मछली खाने पर किसी तरह की पाबंदी या फिर मनाही नहीं है। जहाँ तक मुहर्रम के महीने में मछली ना खाने की बात है तो फिर इसके लिए ना ही कोई धार्मिक मान्यता है और ना ही किसी तरीके की पाबंदी। हालांकि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम के महीने में मछली खाने से परहेज करते हैं। ये एक तरह से उनकी व्यक्तिगत और फिर सांस्कृतिक मान्यताओं पर निर्भर करता है, लेकिन इस्लाम में मछली खाने पर धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। वहीं पर मुहर्रम के दौरान और फिर विशेष तौर पर आशूरा के दिन बहुत से मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत से खाद्य पदार्थों से परहेज करते हैं। ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक कारण करबला की शहादत को याद करना होता है। बहुत से मुस्लिम विशेष तौर पर आशूरा के दिन रोजा भी रखते हैं। दरअसल करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन और फिर उनके साथी इस्लाम को बचाने के लिए कई दिनों तक भूखे प्यासे लड़े और शहीद हो गए थे। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रख करके उनकी शहादत को याद करते हैं। दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विकास मंत्री अशोक चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और फिर बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों चरवाहा विद्यालय के लोग हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर भर के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ये लोग क्या कलम बांटेंगे, ये लोग चरवाहा विद्यालय के लोग हैं। चरवाहा विद्यालय इन लोगों ने खोला था जहाँ उनकी जब सरकार थी तो फिर 2 मेडिकल कॉलेज थे। आज बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, इसे जाकर के पूछ लीजिए, इनको पता नहीं होगा। वहीं पर प्रशांत किशोर ने लालू यादव का उदाहरण देते हुए कहा है कि लालू जी अपने बेटे को राजा बनाना चाहते हैं, भले ही वे 9वीं कक्षा के भी पास ना पाए। अरे प्रशांत किशोर। वहीं अशोक चौधरी ने लालू प्रसाद यादव का उदाहरण देते हुए कहा है कि लालू जी अपने बेटे को राजा बनाना चाहते हैं, भले ही वे 9वीं कक्षा भी पास ना कर पाया हो। वहीं दूसरी ओर बिहार के आम लोगों के बच्चे मैट्रिक, BA, MA जैसी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी बेरोजगार हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की एक और सौगात मिली है। यहाँ पर 6 जिलों में 12 सड़क योजनाओं को सरकार ने मंजूरी दी है। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के 6 जिलों के लोगों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने 6 जिलों में 56 करोड़ की लागत से 12 सड़क और फिर नाला निर्माण योजना को मंजूरी दे दी है। जब बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत इन योजनाओं की जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दी है। जहाँ उन्होंने बताया है कि ये योजनाएं शहरी और फिर ग्रामीण क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के लिए बनाई गई है, जिनमें केवल नए पथों का निर्माण ही नहीं बल्कि सड़कों के चौड़ीकरण, नाला निर्माण और फिर छत्तीसगढ़ मार्गों की मरम्मत का कार्य भी शामिल है। वहीं पर योजनाओं को इस तरह से तैयार किया गया है कि बरसात के समय जल जमाव की समस्या से निपटाया जा सके। जिन जिलों में योजनाएं स्वीकृत की गई है उनमें पटना की 5, वैशाली की 2, मोतिहारी की 2 तथा गोपालगंज, सहरसा और मुजफ्फरपुर की 1-1 योजना शामिल है। दोस्तों, बिहार में अब पुलिस स्कूल खुलने जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में सैनिक स्कूल है और नेतरहाट स्कूल है। अब सेम सैनिक और नेतरहाट स्कूल की तरह बिहार सरकार पुलिस स्कूल खोलने जा रही है। दरअसल बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जब पटना के नौबतपुर में झारखंड के नेतरहाट और सैनिक स्कूलों की तर्ज पर राज्य का पहला आवासीय पुलिस विद्यालय स्थापित करने की तैयारी है। इस स्कूल के लिए करीब 2 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, जो राजधानी के नज़दीक होने के कारण सुविधाजनक है। ये विद्यालय पुलिसकर्मियों के बच्चों के साथ साथ आम लोग बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और फिर नेतृत्व विकास का अवसर प्रदान करेगा। यहाँ पर 50% सीटें पुलिसकर्मियों, शहीदों के आश्रितों और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के बच्चे के लिए आरक्षित होगी, जबकि बचे हुए 50% सीटें आम जनता के लिए खुली रहेगी। वहीं पर इस विद्यालय की स्थापना 2 चरणों में होगी। जब पहले चरण में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई शुरू होगी, जिसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से संबंधित ली जाएगी। दूसरे चरण में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करके कक्षा 12 तक की शिक्षा शुरू की जाएगी। वहीं पर स्कूल का पाठ्यक्रम और फिर बुनियादी ढांचा CBSE मानकों के अनुरूप होगा, जिसमें आधुनिक कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और फिर खेल सुविधाएं शामिल होगी। ये स्कूल न केवल अकादमिक उत्कृष्टता पर जोर देगा बल्कि छात्रों में अनुशासन, नेतृत्व और फिर सामाजिक जिम्मेदारी जैसे गुण भी विकसित करेगा। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के लिए अब आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में नामांकन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता में ढील देने का फैसला राज्य सरकारों के शिक्षा विभाग ने लिया है। इस फैसले के बाद अब बिना आधार कार्ड के कक्षा 1 में बच्चे के नामांकन हो सकेंगे। इस आशय के अधिकारी के निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला
ने जारी कर दिए हैं। हालांकि प्राथमिक निदेशक ने निर्देश में साफ किया है कि कक्षा 2 और फिर इससे ऊपर की कक्षाओं के नामांकन में आधार कार्ड की अनिवार्यता बनी रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। दरअसल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में ये तथ्य सामने आया है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल में बच्चों के नामांकन को पंजीकृत करने में आधार कार्ड की अनिवार्यता के कारण कई तरीके की समस्याएं आ रही हैं। आधार की अनिवार्यता से कई बच्चे कक्षा 1 में नामांकित नहीं हो सके हैं, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं थे। वहीं पर शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक ऐसे बच्चे जिन्होंने 6 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, स्कूल में उनका नामांकन कराया जाए। साथ ही ई शिक्षा कोष से नामांकन अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाए। इससे वर्तमान में विद्यार्थियों के नामांकन में दिखाई देने वाली विसंगतियों को दूर किया जा सकेगा। आपको बता दूं कि इसके साथ शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं है, ऐसे बच्चों का समय समय पर शिविर लगाकर के आधार कार्ड बनवाएं। वहीं पर जानकारी के अनुसार आधार कार्ड अनिवार्य करने के पीछे सरकार की मंशा थी कि सरकारी योजनाओं का लाभ सुपात्र विद्यार्थियों को ही मिले। जब सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा में नामांकन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता में थोड़ी राहत देने के फैसले से उन परिजनों को भी राहत मिली है जिनके बच्चों का अभी तक आधार कार्ड ही नहीं बन पाया है। ऐसे में उन्हें आधार कार्ड बनवाने के लिए 1 साल का समय भी लगेगा। दोस्तों, बिहार निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि सभी वर्तमान मतदाता सूची को रद्द करते हुए नए नागरिक को अपने वोटर लिस्ट में नए तरीके से नाम जोड़ने के लिए नए सिरे से आवेदन देना होगा, भले ही उनका नाम पहले से ही सूची में क्यों ना हो। अब इसको लेकर के तेजस्वी यादव मुखर हो गए हैं। तेजस्वी यादव बीजेपी और एनडीए सरकार पर जम करके निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बीजेपी, आरएसएस और एनडीए गैर संविधान और लोकतंत्र को कमजोर क्यों करना चाह रही है। हमने बीजेपी की कठपुतली चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे हैं। दरअसल बात है कि चुनाव आयोग ने जितने भी वोटर है उन सभी का वोटर निरस्त करते हुए नए तरीके से वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया है। आप इससे कितना सहमत है? क्या नए तरीके से आवेदन होना चाहिए, हाँ या ना? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में गहन पुनरीक्षण के प्रस्ताव का भारी विरोध हो रहा है। सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया था और इसे एनआरसी लागू करने के समान बताया था। उसके बाद तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने भी चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। अब हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका विरोध किया है और इसे बिहार के गरीब पिछड़े लोगों के लिए क्रूर मजाक बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके इस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा है कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वे कब और फिर कहां पैदा हुए थे, और साथ ही साथ ये भी उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार भी केवल 3/4 जन्म ही पंजीकृत होते हैं। ज्यादातर सरकारी कागजातों में भारी गलतियां होती है। जो लोग मुश्किल से 2 बार खा पाते हैं वे कागज कहां से लाएंगे। उन्होंने आगे लिखा है कि बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब है, वे मुश्किल से दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे ये अपेक्षा करना उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे, ये क्रूर मजाक है। इस प्रक्रिया का परिणाम ये होगा कि बिहार के गरीबों की बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में अपना नाम भर्ती करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ही ऐसी मनमानी प्रक्रिया पर सख्त सवाल उठाए थे। इस तरह की कार्रवाई शुरू करने से लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, बिहार सरकार युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के माध्यम से राज्य के यानी कि बिहार के सुदूर गांवों में युवाओं का भविष्य संवारा जा रहा है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार योजना के 11वें चरण में जून 2024 से अब तक 3500 से अधिक अनुसूचित जाति और फिर अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के ग्रामीण युवाओं ने वाहन खरीदने के लिए आवेदन किया है। इनमें लगभग 900 युवाओं ने वाहनों का क्रय किया है, जबकि अन्य लाभुकों को अनुदान देने की प्रक्रिया जारी है। वहीं पर साल 2018 से लागू मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत कुल 55,000 वाहनों की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जब पिछले 7 सालों में लगभग 45,000 ग्रामीण युवाओं ने वाहन खरीदे हैं, जबकि बचे हुए युवाओं के लिए वाहनों की खरीद और फिर उस पर अनुदान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि राज्य के प्रति पंचायत अनुसूचित जाति और फिर अनुसूचित जनजाति के 4 और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 3 लाभुकों को अनुदान की राशि दी जा रही है। राज्य सरकार अनुमान्य वाहनों के खरीद मूल्य का कुल
कुल 50% या फिर उससे अधिकतम 1 लाख रुपए का अनुदान दे रही है। वहीं पर ई रिक्शा और सामान्य सवारी वाहनों की खरीद पर भी खरीद मूल्य का 50% या फिर उससे अधिकतम 70,000 रुपए की अनुदान राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जा रही है। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार के निवासी हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कोई भी अगर गाड़ी खरीदते हैं तो उसका आधा पैसा सरकार देगी आपको। बिहार को मजदूरों का घर बना दिया गया है। इसमें लालू और नीतीश दोनों दोषी हैं। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना किसका है? प्रशांत किशोर का। आपको बता दूं कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरजेडी और फिर जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासन में बिहार मजदूरों का राज्य बन गया। उन्होंने बिहार में गरीबी, निरक्षरता और फिर बेरोजगारी को खत्म करने के लिए शिक्षा को एकमात्र उपाय बताया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने जन स्वराज को स्कूल बैग को कॉमन चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रशांत किशोर ने शिक्षा को राज्य से गरीबी, निरक्षरता और फिर बेरोजगारी को खत्म करने की कुंजी बताया है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि केंद्र में 11 वर्षों तक पीएम मोदी के सत्ता में रहने के बावजूद बिहार अभी भी गरीबी, भूख और फिर लाचारी से जूझ रहा है। उन्होंने बताया है कि बिहार में बड़े उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिससे युवाओं को काम की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जन स्वराज पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी, जो इस साल अक्टूबर या फिर नवंबर में होने की उम्मीद है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू नीतीश के पिछले 30-35 वर्षों के शासन ने पूरे बिहार को मजदूरों का राज्य बना दिया है। यहाँ के बच्चे अपनी पीठ पर बोरे ढोने को मजबूर थे। जन स्वराज की विचारधारा है कि बिहार के बच्चे अपनी पीठ पर बोरे नहीं ढोएंगे, बल्कि स्कूल बैग लेकर के जाएंगे, पढ़ेंगे, नौकरी पाएंगे और फिर अच्छा जीवन जिएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी को खत्म करने का एकमात्र तरीका शिक्षा ही है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। प्रशांत किशोर ने इस दौरान ये सवाल भी किया है कि बिहार में 20 वर्षों से और फिर केंद्र में 11 वर्षों से सत्ता में रहने के बाद आप एक भी ऐसा क्षेत्र बताएं जहां पर बिहार राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पर हो। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार के दावे हेर फेर किए गए आंकड़ों पर आधारित है, खास करके शौचालय निर्माण और फिर शैक्षणिक सुधार जैसे क्षेत्र में। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में अधिक स्कूल और फिर कॉलेज खोलेगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार को एक शिक्षित और फिर समृद्ध राज्य बनाएगी। उन्होंने बिहार के लोगों से जन स्वराज पार्टी का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जन स्वराज पार्टी ही बिहार को विकास के पथ पर ले जा सकती है। दोस्तों, बिहार में रिश्तों की मर्यादा तार-तार हो गई है। यहाँ पर सास और दामाद के अवैध संबंध के आरोप में बवाल मच गया है। दरअसल बात यह है कि बिहार के जमुई जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ पर घरेलू विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है और एक महिला ने अपने ही पति और फिर मां के बीच अवैध संबंध होने का आरोप लगाया है। मामला जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आनंदपुर गाँव की है। इस विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया है, जिसमें दोनों पक्षों से कुल 5 लोग घायल हो गए हैं। यह सभी घायलों को इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पर घायलों में एक पक्ष से गुलफ्सा खातून, उनके पिता मोहम्मद यूसुफ और फिर मोहम्मद साबिर शामिल हैं। वहीं पर दूसरे पक्ष से फरजाना खातून और मोहम्मद एजाज घायल हुए हैं। वहीं पर घायल महिला गुलफ्सा खातून ने अस्पताल में दिए अपने बयान में कहा कि उसकी शादी करीब 5 साल पहले सोनो प्रखंड के बाबूडी निवासी मोहम्मद चांद से हुई थी। जो शुरुआती कुछ वर्षों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन हाल के महीनों में उसे पता चला है कि उसके पति और उसकी मां फिरोजा खातून के बीच अवैध संबंध है। जब गुलफ्सा ने बताया है कि मुझे जब ये पता चला तो फिर मैं मानसिक रूप से टूट गई। जब इसका विरोध किया तो फिर मेरे पति ने मेरी बात मानने के बजाय उल्टा मुझे ही पीटना शुरू कर दिया। मेरी माँ भी उसे ही सपोर्ट करती है। जब वहीं पर गुरुवार को इसी मुद्दे को लेकर के दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, जो कि जल्द ही मारपीट में तब्दील हो गई। दोस्तों, बिहार के जमुई जिले में रिश्तों की सीमाएं एक बार फिर से धुंधली पड़ गई है। जब यहाँ पर एक महिला ने न केवल अपने पति और फिर 3 बच्चों को छोड़ दिया, बल्कि अपने ही भतीजे से दूसरी शादी कर ली। ये मामला जिले में सनसनी फैलाने वाला बन गया है। इससे पहले भी इसी जिले में ऐसा ही मामला सामने आ चुका है, जिससे लोगों में सामाजिक और फिर नैतिक सवाल गहराने लगे हैं। यहाँ पर मामला बिहार के जमुई टाउन थाना क्षेत्र के भटचक गाँव का है। जानकारी के अनुसार गिद्धौर थाना क्षेत्र की
मोहाली गढ़ निवासी प्रहलाद शाह की बेटी की शादी करीब 7 साल पहले भारचक के सावन कुमार उर्फ कमांडो से हुई थी, जहाँ उनके 3 बेटे हैं और फिर परिवार सामान्य तरीके से चल रहा था। लेकिन इस परिवार की तस्वीर बदलने लगी जब महिला की नज़दीकियाँ उसके ही गोतिया यानी कि परिवार के भतीजे दीपक कुमार से बढ़ने लगी। 3 साल तक ये प्रेम प्रसंग छुपा रहा, लेकिन आखिरकार दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया। गुरुवार को दीपक और महिला ने एक झोपड़ीनुमा कमरे में शादी रचा ली, जब दीपक ने महिला की मांग में सिंदूर भर करके उससे विवाह किया। इस घटना का वीडियो दोनों ने खुद रिकॉर्ड किया और फिर सोशल मीडिया पर खुद ही वायरल कर दिया। जब वीडियो में दोनों कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और फिर किसी का कोई भी दबाव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि उनके साथ कुछ अनहोनी होती है तो फिर उसके लिए महिला के माता पिता जिम्मेदार होंगे। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। आपको बता दूं कि इन घटनाओं से समाज में रिश्तों की परिभाषा पर चर्चा छिड़ गई है। जब इससे पहले भी जो आपको घटना बताई है और इस तरह की घटना, जब वहीं पर प्रशासन भी सतर्क हो गया है। दोनों मामलों में प्रेमी जोड़ों ने सुरक्षा की गुहार लगाई है और पुलिस निगरानी में रखी जा रही है। अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप होशियारी से ट्रेन में सफ़र करें, या क्योंकि बिहार के गया में नई दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन में गुरुवार देर रात एक सनसनीखेज चोरी की घटना ने रेलवे प्रशासन को हिला करके रख दिया है। यानी कि ट्रेन में चोरी की घटनाएं अक्सर होती है, तो बहुत से यात्री, लाखों यात्री डेली ट्रेन से सफ़र करते हैं। हो सकता है आप भी ट्रेन से सफ़र करते होंगे, तो आप बिल्कुल सतर्क रहें। गया जी के बारे में बात कर रहे थे, तो गया जी में चोरों ने ट्रेन के 5 कोच में सवार यात्रियों के बैग, मोबाइल फोन, लैपटॉप और फिर अन्य कीमती सामान हाथ साफ कर दिया। इसके बाद चैन खींच करके ट्रेन को रोका और अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हो गए। इस वारदात से ट्रेन में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई और रेलवे पुलिस के सामने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। ये घटना DDU गया रेलखंड के परैया और फिर कष्टा रेलवे के बीच रात करीब 2 बजे हुई है, जहाँ चोरों के कारण ट्रेन आधे घंटे से अधिक समय तक रुकी रही। जहाँ इन चोरों ने 5 कोच में लूटपाट मचाई। यात्रियों का कहना है कि उनके पर्स, मोबाइल और फिर लैपटॉप जैसे कीमती सामान चुरा लिए गए। अनुमान है कि करीब 1 दर्जन यात्रियों का सामान चोरी हुआ है। यह सूचना मिलते ही रेल प्रशासन और फिर स्थानीय परैया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फिर जांच शुरू कर दी। तो ऐसे में इस खबर से सबक ये लिया जा सकता है कि जब भी आप ट्रेन में सफ़र करें तो आप सावधानीपूर्वक ट्रेन में सफ़र करें। जी नहीं तो फिर आपके साथ भी इस तरीके का हादसा हो सकता है, क्योंकि ट्रेन में अक्सर चोरी की घटनाएं सामने आती रहती है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को कांग्रेस ने एक बार फिर से नीतीश भाजपा गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। इस बार हमला बेहद क्रिएटिव और चुभने वाले पोस्टर के जरिए किया गया है, जो राजधानी पटना के प्रमुख चौक चौराहों पर नजर आ रहे हैं। इन पोस्टरों में लिखा गया है कि बिहार में गुंडा राज है, जिसमें गुंडा शब्द को इस तरह डिजाइन किया गया है, उसमें NDA हाईलाइट हो रहा है। साफ है कि कांग्रेस का निशाना इस बार सीधे NDA सरकार पर है। आपको बता दें कि पोस्टर में राज्य की हालिया आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए NDA शासन पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। एक पोस्टर में ADG के सामने हुई गोलीबारी, मंत्री अशोक चौधरी के घर के बाहर हुई फायरिंग और फिर BJP की झंडा लगी गाड़ी द्वारा पुलिसकर्मियों को रोकने जैसी घटनाओं का जिक्र है। वहीं पर दूसरी पोस्टर में मुजफ्फरपुर में दलित बच्चे के साथ हुई घटना, पटना के मनेर में 5 साल के बच्चे के साथ हुई दरिंदगी और फिर गोपालगंज में छात्रा के साथ हुई दरिंदगी जैसे संवेदनशील मामलों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। हर पोस्टर में संबंधित घटना की वास्तविक तस्वीरें और फिर स्थान की जानकारी दी गई है, जिससे इसकी गंभीरता और बढ़ गई है। सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि कांग्रेस डिजिटल दुनिया में भी हमलावर बनी हुई है। जब बिहार यूथ कांग्रेस ने हाल ही में X पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें नीतीश मोदी गठबंधन को लूटबंधन बताया था। जहाँ इस पोस्ट में लिखा है कि बिहार की बर्बादी के 2 ठेकेदार, एक जुमले का सौदागर, दूसरा कुर्मी का लालची। एक अन्य पोस्ट में नीतीश कुमार को पलायन का राजा बताया गया था, जिसे भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया था। कांग्रेस का ये पोस्टर वार राज्य की राजनीति में गर्मी ला रही है, जहां पर BJP और फिर JDU अपने गठबंधन को स्थिर और फिर विकासात्मक बता रही है। वहीं पर कांग्रेस और फिर विपक्षी दल अपराध, बेरोजगारी और फिर पलायन जैसे मुद्दों को उठा करके जनता को सीधे सरकार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण शुरू हो गया है। इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग की ओर से घर घर जाकर के मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना और फिर फर्जी या फिर डुप्लीकेट वोटरों को हटाना है। लगभग 22 वर्षों बाद ये गहन पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। पिछली बार ये प्रक्रिया साल 2003 में हुई थी।
वहीं पर बूथ लेवल अधिकारी यानी कि BLO 27 जुलाई 2025 तक मतदाताओं से संपर्क करके फॉर्म भरवाएंगे और फिर उनके दस्तावेजों की जांच करेंगे। ये फॉर्म BLO मतदाताओं के घर तक पहुंचाएंगे। इच्छुक मतदाता चाहे तो इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप पर उपलब्ध है। मतदाता को अपने जन्म की तारीख और फिर स्थान से संबंधित वे दस्तावेज देने होंगे जो उनकी भारतीय नागरिकता को प्रमाणित करें। दस्तावेज देने की शर्तें जन्म तिथि के आधार पर अलग अलग हैं। आपको बता दें कि 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म में लोगों के लिए केवल स्वयं का एक वैध दस्तावेज देना पर्याप्त होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोग स्वयं का दस्तावेज देने के साथ साथ माता या फिर पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज भी देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोग स्वयं का और फिर उनके माता पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज देना जरूरी होगा। अगर माता पिता भारतीय नहीं है तो फिर जन्म के समय का वैध पासपोर्ट और फिर वीज़ा की स्वप्रमाणित प्रति देनी होगी। इन दस्तावेजों में से कोई भी एक वैध दस्तावेज दिया जा सकता है जिसमें कोई भी सरकारी पहचान पत्र या फिर पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 से पहले का कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज, संस्था, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, PSU, जन्म प्रमाण पत्र या फिर रजिस्टर्ड अस्पताल, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय से जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राज्य सरकार की संस्था द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र देने होंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के RJD ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। इसकी थीम तेजस्वी अब की आई है गे, रोशन सवेरा लहिएगे, नेता नहीं ई बेटा छी, कोई इकरा से बेहतर नहीं रखी गई। इसका अर्थ है कि तेजस्वी अब की बार आएंगे, रोशन सवेरा लाएंगे। इस गाने में उन्हें बिहार का बेटा बताया गया है और फिर दावा किया गया है कि कोई उनसे बेहतर नहीं है। 5 मिनट 44 सेकंड की इस वीडियो सॉन्ग को पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। इसमें 2025 से 2030 तक बिहार में तेजस्वी का युग आने का दावा किया गया है। वहीं पर RJD के कैंपेन सॉन्ग में माई बहन योजना, रोजगार, नौकरी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 1500 रुपये प्रति महीना पेंशन जैसे चुनावी वादों का जिक्र किया गया है। गाने के बोल में शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने, बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने और फिर पलायन रोकने का वादा किया गया है। दोस्तों, बिहार के पूर्व मंत्री और RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव 30 जून से जनता दरबार लगाएंगे। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने जनता दरबार लगाने का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया है कि अब उनके आवास पर शाम 6 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक जनता दरबार लगेगा। तेज प्रताप यादव ने X पर लिखा है कि जनता का दरबार, जन समस्याओं का सीधा समाधान, आपके बीच आपकी आवाज बनने के लिए तत्पर आइए, साथ मिलकर के रचे बिहार का नया अध्याय। सदैव आपके साथ, सदैव बिहार के साथ। सोमवार दिनांक 30 जून से 26 M स्ट्रेड रोड स्थित मेरे आवास से जनता दरबार शाम 6 बजे से 8 बजे तक होगी। ये तेज प्रताप यादव ने लिख करके पोस्ट किया है। दोस्तों, बिहार में किस कदर भ्रष्टाचार गहरा गया है, इसकी बानगी आपको मोतिहारी में देखने को मिलेगी। मोतिहारी में भ्रष्टाचार की इंतहा हो गई है। यहाँ पर पंचायत सरकार भवन का दीवार मिट्टी भरते ही ढह गया। आपको बता दूं कि एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के दावे कर रही है तो वहीं पर दूसरी ओर अधिकारी और फिर ठेकेदार मिलकर के सरकारी योजनाओं को दीमक की तरह चाट रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण मोतिहारी जिले की अरेराज प्रखंड के चटिया बरहरवा पंचायत में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन है, जिसकी दीवार मिट्टी भरते ही भरा करके गिर गई। ये घटना निर्माण कार्य में हुई घोर अनियमितता और फिर भ्रष्टाचार को उजागर करती है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बन रहे इस पंचायत सरकार भवन का उद्देश्य पंचायत वासियों को एक ही छत के नीचे सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना था। लेकिन गुरुवार को जैसे ही नींव की दीवार जोड़ करके उसमें मिट्टी की भराई की गई तो वह तुरंत ढह गई। जहाँ किसी ने इसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये घटना खूब ट्रोल हो रही है और लोग भ्रष्टाचार के चरम पर पहुंचने की बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा के अनुसार निर्माण में घटिया सामग्री, खास करके उजला गिट्टी और फिर मानक के विपरीत छड़ और फिर अन्य मटेरियल का उपयोग किया गया है, जिससे सरकारी धन का जम करके बंदरबाट हुआ है। हालांकि KDB लाइव इस वायरल वीडियो का और फिर फोटो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पंचायत मुखिया चांद सिंह यादव ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके अनुसार उजला मिट्टी और मानक के अनुसार न छड़ और मटेरियल का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण मिट्टी भरते ही दीवार भरभरा करके गिर गई। जब इस संबंध में पंचायत सचिव से निर्माण कराया जा रही एजेंसी के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो फिर कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने वायरल वीडियो के बारे में जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की बात कही है।
दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने खुद लालू प्रसाद यादव का दूसरा उत्तराधिकारी बताया है। जी हाँ, आरजेडी से निष्कासित पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने खुद को अपने पिता लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी बताया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि वे दूसरे लालू यादव हैं, इसलिए लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं। अनुष्का यादव से कथित रिलेशन को लेकर के चर्चा में आने के बाद पार्टी और फिर परिवार से बेदखल हुए तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि किंग मेकर की भूमिका में वे खुद रहेंगे। वहीं पर एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं वो जानते हैं कि दूसरा लालू यादव यही है। इनके जैसे ही आवाज़ निकलती है ठेठ अंदाज में और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। या कई लोगों ने ऐसा भी कहा है। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोगों को ये खटकता भी है। तेज प्रताप यादव ने खुद को जमीन से जुड़ा हुआ आदमी बताते हुए कहा कि वे धरातल के मुद्दों को उठाते हैं और किसी से डरते नहीं हैं। उनके पिता लालू प्रसाद यादव का भी वही अंदाज रहा है, इसलिए बेटा का भी वैसा ही अंदाज होना चाहिए। अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को लेकर के उन्होंने कहा है कि वे मुख्यमंत्री बने, अच्छी बात है, हमारा पूरा सपोर्ट उनके लिए है। आरजेडी से निष्कासित हो जाने को तेज प्रताप यादव ने साजिश करार दिया है। उन्होंने सवाल किया है कि सिर्फ उन्हें ही क्यों टारगेट किया गया, जबकि आरजेडी में और भी कई लोग हैं जिनसे पार्टी को नुकसान हो सकता है। उन्होंने अपने भाई, माता पिता या फिर परिवार के किसी भी सदस्य पर साजिश रचने का आरोप नहीं लगाया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो चुकी है। अगले 2.5 महीने के लिए भाजपा ने भी बिहार में बड़े पैमाने पर बड़े अभियान की तैयारी कर रखी है। खास बात यह है कि भाजपा के इस अभियान का नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जब बिहार भाजपा के एक नेता के मुताबिक पीएम मोदी अभी तक बिहार में 6 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। आने वाले दिनों में उनके कई और कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं। भाजपा नेताओं के मुताबिक आने वाले दिनों में पीएम मोदी के कई और कार्यक्रम भाजपा में होने वाले हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के भी आने की संभावना है। जब बिहार में पीएम मोदी की कुल 9 रैलियां कराने की योजना है। एक न्यूज़ चैनल के मुताबिक भाजपा नेताओं ने बताया है कि इन रैलियों का प्रभाव 200 विधानसभा सीटों के लक्ष्य पर होगा। इनमें से रोहतास और सारण क्षेत्र में 2 रैलियां पीएम मोदी पहले ही संबोधित कर चुके हैं। बाकी बची हुई 7 रैलियों को अगले 2.5 महीने में संबोधित करेंगे। इन रैलियों की तारीख और जगह को लेकर के फिलहाल चर्चा चल रही है। जानकारी के मुताबिक अगले करीब 1 हफ्ते में इसके बारे में ऐलान हो जाएगा। दोस्तों, बिहार के टीचरों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब मन चाहे स्कूल में शिक्षकों को पोस्टिंग मिलेगी। आपको बता दें कि SC/ST सिद्धार्थ ने आदेश जारी कर दिया है। यह बिहार के सरकारी शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी देते हुए शिक्षा विभाग ने उनकी मनचाही पोस्टिंग का रास्ता साफ कर दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ की ओर से जारी इसे लेकर के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों का हस्तांतरण किया गया है। ये भी देखा गया है कि शिक्षकों का 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी का पर पदस्थापन होने के बावजूद भी वे संतुष्ट नहीं हैं और उनके द्वारा विभिन्न स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। साथ ही साथ जिस विद्यालय से कुछ शिक्षकों का हस्तांतरण हो गया परंतु वहां कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सके, वहां पर शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। वहां पर हस्तांतरण के वजह से विद्यालय में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती राज्य सरकार की हो गई है। अंत में ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण को अपना हस्तांतरण करके विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाए। एक ही प्रकार के शिक्षक 2 या फिर 2 से अधिकतम 10 शिक्षकों का अपना समूह बना करके अपने बीच उन विद्यालयों में परस्पर हस्तांतरण कर सकेंगे। सभी समूह के शिक्षक एक ही कैटेगरी तथा नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक एवं एक ही विषय तथा गणित से गणित, भौतिक शास्त्र से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र से रसायन शास्त्र इत्यादि के होंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने छात्र और फिर युवाओं के बीच वायदों की बौछार कर दी है। बापू सभागार में राजद के छात्र युवा संसद में कलम बांटने के बाद तेजस्वी ने कहा कि कलम जिम्मेदारी की पहचान है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद उनकी सरकार बनते ही एक्शन होगा। बिहार में 2000 एकड़ में विश्व स्तरीय विद्यालय बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि 5 साल में बिहार को विकसित बना देंगे। राजद नेता और विधानमंडल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने
पर एजुकेशन सिटी बनेगी, जहाँ सरकारी अस्पतालों में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, जहाँ सभी हाई स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, जहाँ उनकी सरकार परीक्षार्थियों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लेगी, साथ ही साथ परीक्षार्थियों के आने जाने का खर्च भी वहन करेगी, जहाँ समय पर परीक्षा होगी और कोई पेपर लीक नहीं होगा। जहाँ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि विज्ञान, गणित और फिर अंग्रेजी में कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षक घर जाकर के अतिरिक्त समय दे करके पढ़ाएंगे। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने केंद्र और फिर राज्य सरकार को जम करके कोसा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को आर्म्स का लाइसेंस देकर के राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खुद बता रही है। उन्होंने कहा है कि भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है। विधानसभा चुनाव के पहले गरीबों के नाम मतदाता सूची से हटवाया जा रहा है। इस पर युवा सजग रहें। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन के सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो गया है, जब कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने नाम बता दिया है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और CWC के सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह ने देर शाम बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। रात के अंधेरे में दोनों नेताओं की घंटों मुलाकात हुई और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बातचीत हुई। तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि राजनीति में मिलना जुलना तो लगा रहता है, सामाजिक सरोकार का काम है, हम लोग मिलते रहते हैं। अखिलेश सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया है कि तेजस्वी यादव ही बिहार के सीएम बनेंगे, या तेजस्वी नहीं तो और कौन बनेगा। वहीं पर RJD के करीबी रिश्ता रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। सीट शेयरिंग के सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समय पर सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। हम पहले भी साथ साथ चुनाव लड़ चुके हैं, हमारे बीच किसी तरीके का कोई भी मतभेद नहीं है। जब बिहार को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सत्तापक्ष के हमले पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि इन लोगों को मल्लिकार्जुन खड़गे की बात चुभती है। जहां रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव से मुलाकात करने आए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सीएम तो तेजस्वी यादव ही होंगे, तेजस्वी नहीं तो और कौन बनेगा सीएम। दोस्तों, मुहर्रम का चांद नजर आते ही शिया समुदाय में गम का माहौल है। इस गम के माहौल में काले झंडे लगाए गए, पुरुषों ने काला लिबास धारण किया। आपको बता दें कि मुहर्रम का चांद नजर आते ही शिया समुदाय के लोग इमाम हुसैन के गम में डूब गए हैं। यह चांद रात से ही इमाम बारों और फिर आजा खानों को सजा दिया गया है। शिया समुदाय ने घर की छतों का पर काला झंडा लगाया है। आपको बता दूं कि 6 जुलाई को यौम आशुरा यानी कि 10वां मुहर्रम मनाया जाएगा। इस दिन लोग अलम और तजिया लेकर के निकलेंगे। इस बीच एक युवक ने बताया है, जो कि शिया है, उन्होंने बताया है कि इमाम हुसैन और फिर उनके 72 साथियों को करबला के मैदान में 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को 3 दिन तक भूखा और फिर प्यासा शहीद कर दिया गया था। यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के 6 महीने के बच्चे को भी तीर मार करके शहीद कर दिया था। उसी कुर्बानी की याद में हर साल मुहर्रम मनाया जाता है। उन्होंने बताया है कि शिया समुदाय में मुहर्रम का खास महत्व है, जैसे सभी लोग काला कपड़ा पहन करके इमाम हुसैन के गम मनाते हैं। 10वें दिन सबील हाजरी, नजर फातिहा और फिर तबर्रुक का एहतमाम किया जाता है। शोक का सिलसिला 2 महीने 8 दिन तक चलता है।